बाकी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है, कोई भी यहाँ पर आपके लिए डिफ़िकल्टीज नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दे रखा है -2.69 वोल्ट, और यहाँ पर बोला गया आपसे रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन विल नॉट अकर, विल नॉट अकर। विल नॉट अकर का मतलब क्या होता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और आपको जैसा भी पता है सब चीज़ें आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस लास्ट के लेक्चर से ही हम स्टार्टिंग के लेक्चर से ही हम बताते आ रहे हैं। दूसरा ये हो जाए कि माइनस के 2.69 वोल्ट, और यहाँ पर बोल दे कि रिएक्शन विल अकर, विल अकर मतलब स्पॉन्टेनियस की बात कह रहा है। सी ऑप्शन अपने पास है कुछ -0.33 वोल्ट, यहाँ पर ये बोल रहा है रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन विल नॉट अकर, विल नॉट अकर। और डी ऑप्शन आपके पास कुछ बोल दें यहाँ पर -0.33 वोल्ट, और यहाँ पर बोल दें कि रिएक्शन विल अकर, विल अकर। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे ही यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं कि अगर आप तुक्का मारने भी जाओगे, तुक्का भी मारने का एक ट्रिक होता है। ये देखो, अगर यहाँ पे माइनस का अगर ई नोट सेल दे रखा आपको, सेल पोटेंशियल दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में और फोर्थ वाले ऑप्शन में आप क्या देख रहे हो कि माइनस का ई नोट सेल भी दे रखा है और साथ में बोल रहा है कि रिएक्शन विल अकर, मतलब इसको स्पॉन्टेनियस ही बता रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा और ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो किस में से होगा, या तो फर्स्ट में से होगा, ये आपका किस में से होगा, सी से होगा, ए या फिर सी इसका आंसर होगा। आप देख लेते हैं इसको सॉल्व करके बिल्कुल एकदम राइट तरीके से ही कि हमारा आंसर किस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है। एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन मैंने आपके लिए फाइंड निकाल के दे दिया है डेल्टा जी नोट थर्ड का कि किस टाइप से है। पहला आपका सेल डेल्टा जी नोट फर्स्ट माइनस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नोट सेकेंड। वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो कर लिया आपने, ट्राई कर लिया होगा एक बार। अब देखिए हम इसको प्रॉपरली एकदम राइट मेथड से सॉल्व करने जाते हैं। पहला आपको कुछ अगर डाउट हो रहा हो तो उसको मैं एज ए वेरिफिकेशन डाल देता हूँ आपके लिए कि ये जो थर्ड सेल आई है वास्तव में डेल्टा जी नोट फर्स्ट और सेकंड के ये इसी रिलेशन से आई है या फिर कोई दूसरा रिलेशन है, वो तो देख लेते हैं एक बार हम राइट बोल रहे हैं या फिर रॉन्ग बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, अगर मैंने यहाँ पे पहली सेल को ऐसे ही रहने दिया और दूसरी सेल को मैंने यहाँ पर 2 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास निकल के आएगी यहाँ पर कि मेरे पास Mn है, दोबारा से निकला हूँ मैं कंप्लीट सेल को, Mn प्लस के 2 है, प्लस के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन यूज मेरे पास दे रहा है यहाँ पर Mn सॉलिड दे रहा है। ठीक है, इसका ई नोट कितना दे रखा है अपने पास, ई नोट फर्स्ट दे रखा है माइनस के 1.18 वोल्ट। सेकेंडली मेरे पास यहाँ पर ई नोट सेकेंड दे रखा है, इसका आपके पास जो सेल है वो है Mn प्लस के 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट किया और मेरे पास बन रहा है यहाँ पर Mn प्लस के 2 एक्वस, और इसका ई नोट सेकेंड दे रखा है अपने पास कुछ प्लस के 1.51 वोल्ट। अब मैंने इस रिएक्शन को डबल करना है यहाँ से, और डबल करने के बाद में माइनस करना है। ठीक है, डबल करने के बाद में क्या करना है, माइनस करने हमें सभी को। तो देखिए बड़े ध्यान से, मैंने इसको एज इट इज उतारा, मेरे पास ये Mn प्लस के 2 आ गया, बिल्कुल
फिर मैंने क्या बोला यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। वैसे मैं माइनस करूँगा पहली सेल और दूसरी सेल को। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2Mn प्लस के 3 आएगा। इधर की रिएक्टेंट की साइड कोई भी आपका सब्सटेंस नहीं बचा है, कोई भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, अभी सभी कैंसिल आउट हो चुके हैं। इधर की साइड मेरे पास Mn सॉलिड बचेगा, प्लस के यहाँ पर बचेगा आपका 2 टाइम ऑफ Mn प्लस के 2। बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना बिल्कुल। हाँ अब देखिए बड़े ध्यान से, मेरे पास Mn प्लस के 2 है, यहाँ से मैंने माइनस किया किसको, इस वाले को, तो मैं इसको माइनस लगा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने माइनस ही तो किया है इसको। यहाँ से मेरे पास Mn था, फिर मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इस टाइप से कर दिया, नहीं कर दिया। अब देखो ये Mn प्लस के 2 है और ये भी क्या है, Mn प्लस के 2 है। इस माइनस के Mn प्लस 2 माइनस के 2 Mn प्लस के 2 को मैं इधर की साइड लेके आऊँगा तो ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा Mn प्लस के 2, इधर से लेके आएंगे तो मेरे पास बन जाएगा प्लस के 2 Mn प्लस के 2। बिल्कुल बना। रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा Mn सॉलिड, और इधर इस नेगेटिव वाले को मैं कहाँ पे ले जाऊँगा, प्रोडक्ट साइड, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो 2Mn प्लस के 3 बन गया, नहीं बन गया। अब जो ये वाली सेल है और ये वाली सेल है, सिमिलर दिख रही है, नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, 3Mn प्लस के 2, क्योंकि ये 3Mn प्लस के 3 1 और 2 3 होते हैं, 3Mn प्लस के 2 हो गया। रिएक्शन यूज अपने पास Mn सॉलिड बना यहाँ पर, और साथ में क्या बना, 2Mn प्लस के 3 एक्वस। तो अपने पास यही सेल निकल के आई है। तो हमारा जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन मैंने लिखा है, ये बिल्कुल एकदम राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप जानते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है एन फैक्टर फाइंड आउट करना। तो देखिए एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, ये आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आपको पता होगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर नहीं पता है तो आप जाकर देख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी अगर मेरे पास एलिमेंट है, एक ही साइड से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही साइड से उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब जैसे Mn है, इसी से ही ऑक्सीडेशन हो और इसी से ही क्या हो, रिडक्शन, तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो हम एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो उनके एलसीएम से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जो चेंज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 का, निकल के आएगा ना बिल्कुल। +2 से कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो चेंज कितने का है, 2 का। यहाँ से और यहाँ तक का चेंज देखिए जनाब, मेरे पास यहाँ पे +2 और यहाँ पर कितना है, +3 है, तो देखिए कितने का चेंज है, 1 का। लेकिन यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 2, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोले तो यहाँ पर दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2। तो एन फैक्टर भी कितना होगा आपका, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा यहाँ पे। अब हम रिलेशन देख लेते हैं। हमारा जो रिलेशन है वो है डेल्टा जी नोट थर्ड इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट फर्स्ट माइनस के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नोट सेकेंड। बिल्कुल, मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस के n1 इंटू के f इंटू के ई नोट थर्ड लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी n3 हो गई आपका, क्योंकि थर्ड सेल के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माइनस के n1 इंटू के f इंटू के ई नोट फर्स्ट, ये वाला हो गया आपका। उसके बाद माइनस के 2, और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर माइनस के n2 इंटू के f इंटू के ई नोट सेकेंड। हो गया, नहीं हो गया, देखो माइनस से आपका ये कैंसिल हो गया, माइनस से आपका ये कैंसिल हो गया, f से आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा अपने पास n3f n3 ई नोट थर्ड बच गया इधर की साइड। आगे कंटिन्यू किया मैंने तो मेरे पास बचा n1 ई नोट फर्स्ट बचा मेरे पास यहाँ पर, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ ई नोट, सॉरी माइनस के 2 टाइम ऑफ क्या बचेगा आपके पास, n2 इंटू के ई नोट सेकेंड। बचा नहीं है, बचा। अब देखो ई नोट थर्ड को अपन यहीं पे रखते हैं
और सभी की वैल्यूज़ को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। n1 n2 और n3 सभी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 2 है, कितनी है 2। तो मैंने यहाँ पर 2 ई नोट फर्स्ट कितना दे रखा अपने पास, माइनस के 1.18 दे रखा है ना, माइनस का किया मैंने यहाँ पर 2, n2 कितना दे रखा अपने पास यहाँ पर 2 और इनटू के ई नोट सेकेंड कितना है 1.51 वोल्ट, डिवाइड किया आपने कितने से 2 से, कितने से किया 2 से। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है आपका, इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ से कैलकुलेट किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा, ये आएगा 2.36, वो भी माइनस वाला, माइनस के 2.36 हो गया ना। इसको मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 302, आई थिंक 302 ही आएगा, क्योंकि 152 जा 300 और प्लस के 2 माइनस के 3 तो माइनस के यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3.02। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास 602, कितना बनेगा 604 बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास माइनस के 2.36 माइनस के 6.04 डिवाइड करेंगे अपन कितने से इस हुआ है। बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जैसा आप इस सेल के अंदर देख रहे हो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आपका 1 इंटू के कितना आएगा 1.51 आएगा। तो ये 2 यहाँ से नहीं रहेगा, आपके पास कितना रहेगा ये 3.02 माइनस के 3.02 और यहाँ पर माइनस के 2.36, दोनों को आप यहाँ पे करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 628 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना 5.38 ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको माइनस के 5.38 डिवाइड बाई करेंगे कितने से 2 से, तो 2 2 जा 4 उतार लिया यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर आपका 2 6 12, उसके बाद 2 9 जा 18, मतलब माइनस के 269 वोल्ट यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन में जो आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है उसका एलसीएम इस टाइप से फाइंड आउट किया जाता है। दूसरा आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि मेरे पास यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी 2 थी सॉरी, यहाँ पर आपका n2 की वैल्यू कितनी थी, n2 की वैल्यू कितनी थी 1 और n3 की वैल्यू कितनी निकली थी अपने पास 2 निकली थी। वो कहाँ से निकली थी हमारे पास, इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से, जहाँ पर मैंने एलसीएम के थ्रू n फैक्टर फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो आईआईटी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा या इस वाले पोर्शन से दे रखा आपको, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ डायग्राम के बेस पर ये क्वेश्चन है और ऐसा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसे थोड़ा सा कॉपी कीजिए। चालू कर दी मैंने, ठीक है। मैंने से रिज्यूम में कोई दिक्कत ना कट 20 पे ध्यान रखिए। देखो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में देखो बड़े ध्यान से, ये आपके पास एक ईएमएफ डायग्राम दे रखा है। वैसे आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ईएमएफ डायग्राम की तरफ आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू ईएमएफ डायग्राम मेरे पास FeO4 2- है। अब यहाँ पर जो मेटल है आपका वो Fe है और Fe है। हमें किसी दूसरे एलिमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है, हमें केवल और केवल चेंज देखना होता है कि आपका जो यहाँ पे मेन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन लिखे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको खुद पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं कितने नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही पता होने चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4 2 जा 8 माइनस के 2 कितना होगा यहाँ पे प्लस के 6, प्लस के 6 से कहाँ पे जा रहा है, प्लस के 3 में जा रहा है, प्लस के 2 में जा रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 में है, बिल्कुल ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है 3 इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है वो कितना है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, Fe3 से कहाँ पे जा रहा है, Fe+के2 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, +2 से कहाँ पे जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एड ऑन होंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने ये निकाल ली। अब देखिए बड़े ध्यान से, मेरे पास E0 थर्ड फाइंड आउट करना है, तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसकी फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाफ सेल, तो मेरे पास जो फर्स्ट हाफ सेल है वो बोल रही है FeO4 2-, ये चेंज हो रहा अपना किसके अंदर, Fe+के3 के अंदर हो रहा है। आपको भी पता है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये रिडक्शन है। ठीक है, और इसका जो E0 फर्स्ट दे रखा है वो बोल रखा है यहाँ पर 2.2 वोल्ट, इसका E0 फर्स्ट है, ये क्या है, E0 फर्स्ट है, आपका जो ये दे रखा है E0 फर्स्ट है। दूसरी ओर आपका जो Fe+के3 है, क्या है, Fe+के जो 3 है वो किसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर Fe+के2 के अंदर, किसके अंदर जा रहा है भैया, Fe+2 के अंदर जा रहा है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और इसका जो E0 सेकंड दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है कुछ, देखो इस डायग्राम में 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट दे रखा है ना, ये इसका E0 सेकंड है। अब देखो इसने E0 थर्ड कैलकुलेट कराया है FeO4 2- से Fe+के2। याद रखिए यहाँ से ये जो आपका EMF डायग्राम है FeO4 2- से स्टार्ट हो रहा है और Fe पर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मुझे इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो लेना देना है वो है FeO4 2- से Fe+के2 से, क्योंकि यहाँ से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है कि, वो पूछ रहा है कि FeO4 2- से Fe+2 के लिए E0 थर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक पूछ रहा है, इस वाले पार्ट को हमें कोई इंक्लूड नहीं करना अपने क्वेश्चन के अंदर। तो हमसे E0 थर्ड पूछवा रहा है, किसका, E0 थर्ड पूछवा रहा है हमसे किसका, बोलो, ये पूछवा रहा है हमारा FeO4 2- किस में जा रहा है, Fe+के कितना यहाँ पे 2 के अंदर जा रहा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, वो देखिए बड़े ध्यान से। Fe3 से Fe3 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर, वहाँ नहीं हुआ, Fe3 से Fe3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर 3 + के 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एड ऑन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब N3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 4 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है भाई, 4 आ चुकी है। अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। मेरे को पता है कि जो यहाँ पर तीसरी हाफ सेल आई है जो आपकी, वो आई है डेल्टा Z0 थर्ड इज इक्वल टू पहली सेल और दूसरी हाफ सेल, पहली हाफ सेल और दूसरी हाफ सेल को मैंने क्या किया, यहाँ पर एड ऑन किया है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, डेल्टा Z0 फर्स्ट प्लस के क्या बोलूँगा, डेल्टा Z0 सेकेंड, बोल दिया। तो यहाँ से डेल्टा Z0 थर्ड कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस के N3 इंटू के F इंटू के E0 थर्ड इज इक्वल टू माइनस के N1 इंटू के F इंटू के E0 फर्स्ट, बोल दिया। उसके बाद प्लस लगाया यहाँ पर माइनस के N2 इंटू के F इंटू के E0 सेकेंड, बोला ना, F से F कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस से आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर E0 थर्ड की जो फॉर्म आएगी वो किस टाइप से आएगी, इज इक्वल टू आएगा आपके पास N1 इंटू के E0 फर्स्ट प्लस के आपका N2 E0 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे अपन किसने से, N3 से। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करना स्टार्ट कीजिए। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3, तो 3 इंटू E0 फर्स्ट कितना दे रखा है यहाँ पर 2.2 वोल्ट, तो 2.2 वोल्ट प्लस लगाया मैंने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर N2 कितना आपका, N2 आपका है 1 और इंटू के यहाँ पर कितना है 0.77 E0 सेकेंड है आपका, अपॉन के यहाँ पर कितना है N3 4। इसे आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो कैलकुलेट करने के पास 22 3 जा और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बोले तो 6.6 आया, प्लस के यहाँ पर 0.77, ठीक है, अपॉन के किया मैंने यहाँ पे 4। इसे आप करिए थोड़ा सा, ये आपके पास 7 को 7 डाल दिया मैंने इधर की साइड, 7 को 7 डाला मैंने यहाँ पर। उसके बाद 7 6 13, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाया, उसके बाद 7.73,
अपॉन के कितना 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचे कितने 3, बचे कितने यहाँ पे 3, तो 3 बचे तो 33 हो गया, 4 8 टाइम जाएगा तो ये 8 चला गया। उसके बाद यहाँ पर बचे कितने 1, तो 4 4 जा 16 सॉरी, तो 1.84 वोल्ट, वो भी कौन सा पॉजिटिव वाला। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, किसके बेस पर, ये क्वेश्चन थे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल 2 गिव्स ए न्यू हाफ सेल, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था टॉपिक, वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। वैसे तो खींचने को बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि इसका आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, बट कंपटीशन में इनका थोड़ा वेटेज होता है, इवन IIT और मेंस के अंदर। ठीक है, IIT मेंस के अंदर इनका वेटेज होता है, नीट के अंदर भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल 2 गिव्स ए न्यू हाफ सेल, हाँ नॉन स्टिक इक्वेशन के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी बोर्ड में पहुंच जाइए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन नॉन स्टिक इक्वेशन के बेस पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, क्योंकि मेरे को पता है कि जो रिलेशन था आपका डेल्टा जी नोट का, वो क्या था, माइनस के NF E नोट सेल। यहाँ पर जो आपका डेल्टा जी नोट था वो क्या था, यहाँ पर स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी से, स्टैंडर्ड चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, यानी क्या था यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, F क्या था यहाँ पर, फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। ई नोट सेल क्या था आपका, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं अपन, ई नोट सेल भी बोलते हैं, सेल पोटेंशियल या फिर EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। वैसे मैं बता चुका हूँ कि EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। अगर सेल हमारा वर्क कर रहा है, किसी एक सर्किट के अंदर है, तो उसके लिए हमारे पास सेल पोटेंशियल फाइंड आउट होता है, क्योंकि जब सेल वर्क करता है तो उसके लिए सेल पोटेंशियल होता है। अगर हमारा सेल काम नहीं कर रहा, अनयूज्ड है, लाइक कोई भी आपके पास कोई बैटरी है, कोई रेडियो का सेल है, अगर वो अनयूज्ड है, किसी एक यंत्र के अंदर नहीं लगा हुआ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको यूज़ नहीं किया है हमने, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर उसको यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पर उसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज होती है। अगर सेल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है 1.18 वोल्ट, जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है तो उसके अंदर डिलीवर नहीं की गई होती है। और तो मैं बोल सकता हूँ इसको कि जो आपका EMF होता है इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ए सेल विच कैन बी डिलीवर, जितना वो डिलीवर कर सकता है। सेकेंडली आपका सेल पोटेंशियल है, जब आपका सेल काम कर रहा होता है तो उसकी वोल्टेज होती है वो काम कर रही होती है, उसका वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज होता है, तो आपकी इसके लिए सेल पोटेंशियल फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या था यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल 2 गिव्स ए न्यू हाफ सेल। तो इसको एक बार थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपका टॉपिक था अभी तक, जो हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे थे गैल्वेनिक सेल का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जितना भी हमारा पोर्शन था उसको एक बार रिवाइज करना आपको। अब हम सेकंड जो आपकी सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं प्रोसेस को, उसको हम देखने जा रहे हैं, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो कॉपी। तो बेसिकली अभी हमने गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट किया था पूरी तरीके से, जहाँ पर हमने डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू ये देखा था कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है और क्या नहीं होती है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ सेल को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम बड़ा ब्रीफली देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। सो आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको अपन प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है, देखिए बड़े ध्यान से। आपको ये भी पता होगा यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है, ये सेल होती है, ये जस्ट अपोजिट होती है किसके,
एक डेनियल सेल की, एक गैल्वेनिक सेल के अपोजिट होती है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट होते हैं, पहला आपका गैल्वेनिक सेल होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पर कैथोड और एनोड का साइन कन्वेंशन का जो था वो भी अपोजिट था, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का वो भी डिफरेंट था। तो एक्चुअली वो था क्या, यहाँ पर हमने रट तो लिया, डिफरेंसेस क्रिएट कर लिए, लेकिन एक्चुअली है क्या चीज़ें वो देखते हैं। सपोज दैट मैंने आपके लिए यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बनाया, यहाँ पर कुछ ऐसा कंपार्टमेंट है अपने पास, ठीक है, ये आपके पास एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आपकी दो प्लेट लगी हुई हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने दो प्लेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दो प्लेट मैंने लगाई, एक प्लेट ये वाली है और दूसरी प्लेट है ये वाली, ठीक है, दोनों मैंने एक ही कलर से डिज़ाइन कर दिए। तो ये वाली है आपकी दूसरी प्लेट, ये वाली है आपकी एक अनदर प्लेट। इसको मैंने एज्यूम किया यहाँ पर कि मेरे पास ये जो प्लेट है ये है आपकी नेगेटिव प्लेट और ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। मेरे पास कोई एक यहाँ पर सॉल्यूशन डिप्ट है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन डिप्ट है, इस सॉल्यूशन का नाम रखता हूँ मैं कुछ लाइक मैंने बोला इसके अंदर रखा हुआ है कुछ मोल्टन NaCl, ठीक है। मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl में आपको डिफरेंस पता होगा, जब आपका NaCl वाटर के संग एड ऑन होता है तो उसको एक्वस NaCl बोलते हैं, अगर हमारा प्योर NaCl है और वो लिक्विड अवस्था में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, NaCl मोल्टन बोलते हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में इन चीज़ों को मैं बहुत ही ब्रीफली बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको मोल्ड किया तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। आपको पता है जो आपका NaCl होता है वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक होगा, ये आपके पास क्या देगा, Na पॉजिटिव और दूसरा क्या देगा, Cl नेगेटिव। ये तो गांव का बच्चा जानता है कि ये आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दो टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा आपका कौन सा, Na पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे Na पॉजिटिव होंगे इसके अंदर, और दूसरा कौन सा होगा यहाँ पर Cl माइनस आयन, ठीक है। तो देखो अब आपको ये भी पता होगा कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव आपका कैटाइन है, यहाँ पर किस प्लेट के टुवार्ड्स अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव है यहाँ से इस प्लेट के टुवार्ड अट्रैक्ट होगा। अब देखिए ये चीज़ क्या है, कैटाइन है। कैटाइन जिस प्लेट के टुवार्ड्स जा रहा है उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। तो यहाँ से जो आपका साइन निकल के आया कैथोड का वो कैसा आया है, नेगेटिव। याद रखें इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया था कि जो आपका लोन वाला फॉर्मूला होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव साइन, वो किसके लिए होता है, आपका गैल्वेनिक सेल के लिए होता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये कैसे होता है देखो, अब देखो ये आपका नेगेटिव है, आपका ये कैटाइन है, आपका ये एनाइन है। बताओ एनाइन है। एनाइन जिस प्लेट के टुवार्ड्स जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और आपको भली भांति पता है यहाँ पर कि जो नेगेटिव चार्ज हो वो किस प्लेट के टुवार्ड्स अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट के टुवार्ड्स। ये कब प्रोसेस होगी, जब यहाँ पर कोई मैं बैटरी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, बैटरी लगाऊंगा। और बैटरी के अंदर क्या होता है, अपना कुछ चार्ज क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। तो सब कुछ प्रोसेस बिल्कुल एकदम आसान है। मैंने बोला कि जैसे ही मैंने यहाँ पर करंट पास किया, मतलब जैसे ही यहाँ पर करंट पास किया तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुई। इस प्रोसेस में आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से जो आपका Na पॉजिटिव आयंस थे वो आपका कैथोड पर जाकर डिकम्पोज हो गए। क्या हो गए भैया, डिकम्पोज। क्या हो चुके हैं, डिकम्पोज। दूसरी ओर यहाँ से एक Cl माइनस, अब देखो Cl माइनस है आपका, वो अगर ये गैसियस फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, गैसियस फॉर्म में। और गैसियस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो Cl2 की फॉर्म में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो यहाँ से क्लोरीन गैस इवोल्व होगी। तो मेरे पास यहाँ पर दो प्रोसेस हुए हैं। मैं सिमिलरली मैं रटा नहीं रहा, मेरे पास कैथोड की जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस टाइप्स की होगी। कैथोड की जो रिएक्शन होगी वो मैं बोलूँगा कि मेरे पास Na पॉजिटिव आयंस थे। क्या थे भैया, Na पॉजिटिव आयंस थे। ये
सोडियम की पोजीशन में यहाँ पर डिपॉजिट हुए। सोडियम कैसा होगा आपका? सॉलिड होगा। कैसा होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि सोडियम कैसा होता है आपका? सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर कितना 0, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या फिर रिमूव होगा? बिल्कुल बोले आप, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं होगा, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा आपका। अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो एनोड की जो रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पर मैंने बोला जो आपके पास Cl- आयंस थे वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर कितना 0, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या फिर रिमूव होंगे? जी बिल्कुल, -1 छोटा होता है, 0 क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पर रिमूव होगा। क्या होगा? रिमूव होगा, बाहर निकलेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए अपन कितना लगा देंगे? ½ Cl2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ½ Cl2 गैस लगा देंगे। लगा दिया नहीं लगा दिया? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल लगा दिया मैंने। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आएंगे? यहाँ पर 1 ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर निकल के आया, जो नेट सेल रिएक्शन निकल के आएगी, NaCl लिक्विड होगा आपका। और ये कौन से चीज़ें दे रहा है आपको? Na सॉलिड दे रहा है, और दूसरी चीज़ कौन सी दे रहा है यहाँ पर? ½ Cl2 गैस। क्या दे रहा है? ½ Cl2 गैस। तो हमारे जो यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आए हैं वो मेटल एज ए सॉलिड आया, और दूसरा कौन सा? क्लोरीन आया एज ए गैस। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। कैसे काम करती है आपको ये भली भांति समझ में आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो आपका प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन electrolyte into its constraint elements bypassing इलेक्ट्रिक करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ही यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको पता होना चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पर आपके ये केमिकल चेंज नहीं होंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे? मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है आपकी बताओ? बैटरी के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए कौन सी प्रोसेस होगी आपकी जो अपने आप नहीं हो सकती? उसको बोलते हैं अपन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंपल मैं बोलूँगा इन इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपका ये प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जो ये डेफिनेशन है आपकी, इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर? इन इलेक्ट्रोलिसिस a non-spontaneous reaction is carried out with the help of battery, लाइक आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल चेंज के अंदर। ये था आपका कंप्लीट क्या चीज़? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब देखो, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे करंट पास करोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं? जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट पास करोगे, लाइक मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास 5 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर जो आपका सोडियम
आइन से, ये सोडियम आपका कैटाइन है, Na पॉजिटिव कैटाइन से आपका जो यहाँ पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर, वो क्या होगा, कम अमाउंट में होगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज बढ़ाऊंगा, जितना कूलाम का चार्ज बढ़ाऊंगा या फिर जितना फेराडे का चार्ज बढ़ाऊंगा, क्योंकि एज यू नो दैट 1 फेराडे इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलाम्स। ओके, सो हमारे पास 2 लॉ सामने निकल के आए थे। पहला लॉ था आपका फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ, और दूसरा था आपका फेराडेज सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, अब इन दोनों लॉ को हम बारीकी से देखेंगे और इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे कि आखिर हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या था और सेकंड लॉ क्या था। तो इसको प्रोसेस को कंप्लीट कॉपी करिए, जो आपका ये प्रोसेस लिखाया मैंने इलेक्ट्रोलिसिस, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं विद फेराडेज फर्स्ट लॉ। कॉपी नाउ। तो देखो, अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा हमने देखा था अभी जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पर हमारे पास फेराडे साहब आए, तो फेराडे से साहब के जो 2 लॉ थे उसको देखने जा रहे हैं अपन। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं आपके ये, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, पहला आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम पहला देखने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखने जा रहे हैं। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे तो ये बोलता है, क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको ये पता है कि जो फेराडेज फर्स्ट लॉ है उसमें हमारे पास, मैंने अभी बताया था कि मेरे पास यहाँ पर एक कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं, 2 प्लेट प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर मेटल क्या होता है, डिपॉजिट होता है। और वो कब डिपॉजिट होता है, जहाँ यहाँ पर बैटरी चालू की जाती है और बैटरी के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्यू से। और मैंने थोड़ी देर बताया था कि फेराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा आपका चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा, जितना आप चार्ज यहाँ पर फ्लो होगे, उतना ही यहाँ पर सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिड्यूस होगा, मतलब उतना ही यहाँ पर मेटल डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस टू गेट रिड्यूस्ड या फिर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका चार्ज फ्लो होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। लाइक दैट कुछ भी मैंने बोला, ये इस रिलेशन को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बोला W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, जो यहाँ पर W है, साथ के साथ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्या है ये, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जो आपका सबस्टेंस है उसका अमाउंट है, वो आपका ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। दूसरा आपका Q क्या है, Q है चार्ज इन कूलाम, चार्ज इन कूलाम। ये चीज़ आप ध्यान रखें
यहाँ पर जो चार्ज लिया जाएगा, जो करेक्ट आपका रिलेशन फाइंड आउट निकल के आएगा, जो कंप्लीट आपका, वो चार्ज किसके अंदर लेना, आपको कूलाम के अंदर लेना है। ठीक है, अब किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मेरे पास कुछ कांस्टेंट होता है, तो मेरे पास यहाँ पर जेड क्या है, एक कांस्टेंट निकल के आया है। जेड जो यहाँ पर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। जो ये जेड होता है आपका, जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी E अपॉन के 96500, इतना वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। अब जो E है आपका यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट मास है। क्या है, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन के n फैक्टर। सभी को पता है ना, मोलर मास अपॉन के n फैक्टर होता है। तो मेरे पास यहाँ पर जो फाइनल रिलेशन निकल के आएगा, जेड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, E अपॉन के 96500 कूलाम। और जो आपका Q होता है, चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज क्या होता है बताओ, फिजिक्स में खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में आता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रिक करंट में खूब अच्छी तरीके से आपने डील किया होगा इसके साथ। क्या होता है चार्ज, चार्ज होता है आपका करंट, जो आई के अंदर इंसर्ट करते हैं हम, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम किससे, सेकेंड। ये किस में होता है आपका, एम्पियर में होता है, और ये किस में होता है आपका, सेकेंड में होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, E इंटू आई और ये T। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन निकल के आया है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, वो निकल के आया है W इज इक्वल टू E आई टी अपॉन के 96500। ये अपना फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। दोबारा बता देता हूँ, ये आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस टू गेट रिड्यूस ऑक्सीडाइज। ये क्या है आपका यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास। क्या है, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका, मोलर मास अपॉन के n फैक्टर होता है। क्या होता है, n फैक्टर होता है। सेकेंडली आई है आपका यहाँ पर करंट। क्या है, करंट। और करंट किसके अंदर होता है, एम्पियर के अंदर होता है। तीसरी चीज़ टाइम क्या है यहाँ पर, सेकंड के अंदर। ठीक है, बाकी आपका कुछ नहीं है, ये फैराडेज वैल्यू है आपकी 96500। तो इसको ध्यान रखना है, इसी के आधार पर हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने को मिलेंगे। अब हम प्रोसीड हो रहे हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस फैराडेज फर्स्ट लॉ के बेस पर। तो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपसे यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ए करंट ऑफ 2.6 एम्पियर, क्वेश्चन है अपने पास, ए करंट ऑफ 2.6 एम्पियर इज पास थ्रू ए CuSO4 solution for 6 मिनट 20 सेकेंड। टाइम भी दे रखा है यहाँ पर 6 मिनट 20 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी, कितना अमाउंट यहाँ पर कॉपर का डिपॉजिट होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आप। पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद देखिए आपने कर लिया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई, डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ आपसे, कि मेरे पास एक CuSO4 सॉल्यूशन है। अब CuSO4 सॉल्यूशन है तो इसके अंदर 2 आइंस प्रेजेंट होंगे, तो Cu2+ होगा और दूसरा कौन सा होगा, SO4 2- आइन होगा। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो आपका Cu2+ आइन है, ये नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव प्लेट कौन सी होगी यहाँ पर, कौन सी वाली बताओ, कैथोड। तो कैथोड के टुवर्ड्स जाएगा ये, तो कैथोड पर आपका जो जाएगा वो कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर Cu2+ से किस में जाता है, कॉपर का Cu ही तो होगा यहाँ पर। तो यहाँ से Cu2+ से क्या जाएगा, Cu जाएगा। क्या जाएगा, Cu जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल है ना। ये पूछ रहा है कि जब मैंने यहाँ पर जो 6 मिनट के लिए
6 मिनट 20 सेकेंड का टाइम दे रखा है, और एम्पियर कितना दे रखा है इसने यहाँ पर 2.6 एम्पियर का मैंने करंट फ्लो किया, और उसका टाइमिंग थी यहाँ पर 6 मिनट 20 सेकेंड। तो कितना अमाउंट यहाँ पर कॉपर का, कितना ग्राम यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अपने पास ये है कि हमारे पास जो CuSO4 सॉल्यूशन है, इससे हमारे पास Cu निकलेगा, SO4 2- से तो हमारा लेना देना है ही नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर कितना प्लस का 2 और यहाँ पर कितना 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे यहाँ पर 2। तो एन फैक्टर कितने होगा यहाँ पर, जितने का चेंज उतना ही क्या एन फैक्टर निकल के आ चुका है। दूसरी चीज़ मेरे को पता है कि जो मोलर मास ऑफ कॉपर होता है वो कितना होता है भैया, बोलो जरा, 63.5 ग्राम होता है, नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो W इज इक्वल टू, मेरे से पूछा W, E क्या होता है, E होता है आपका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को मैंने यहाँ पर बताया था, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन के एन फैक्टर, बोला था ना बार बार मैंने। मोलर मास कितना है यहाँ पर 63.5 अपॉन के एन फैक्टर कितना है 2, इंटू के आई कितना है यहाँ पर 2.6 एम्पियर, इंटू के टाइम देखो 6 मिनट 20 सेकेंड। 6 मिनट 20 सेकेंड कितना बनेगा सेकेंड के अंदर, तो 66 इंटू 60 प्लस के कितना 20, तो 36 380 सेकेंड यहाँ पर क्या बनेगा, टाइम बनेगा। क्योंकि मुझे अगर आवर में दे रखा है या फिर सेकंड में आवर दे रखा है या फिर मिनट में दे रखा है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सेकंड में होगा 380, डिवाइड करेंगे अपन कितने से 96500 से। जैसे ही इसे आप करोगे कैलकुलेट, तो मेरे पास W आ जाएगा, और W जो निकल के आएगा मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, तो ये आपके पास निकल के आएगा कुछ 0.325 ग्राम, 0.325 ग्राम इतना आपके पास कॉपर डिपॉजिट होगा जब आप 2.6 एम्पियर का करंट और 2.6 एम्पियर का करंट आप 380 सेकेंड तक पास आउट करोगे। तो हमारे पास CuSO4 2- सॉल्यूशन से जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो 0.325 ग्राम होगा। ये इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फेराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन और देख रहे हैं, आपसे कुछ भी पूछवा सकता है, यहाँ पर पूछवा सकता है आपसे कि टाइम भी क्या होगा, टाइम क्या नहीं होगा। अब टाइम के बेस पर एक क्वेश्चन है, उसको आपको खुद सॉल्व करना है। एक बार तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप कर लेते हैं इसको बहुत बढ़िया बात है, वैसे तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। तो हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ के बेस पर एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, फिर हम और थोड़ा प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी फेराडेज फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग टाइम, मतलब टाइम यहाँ से पूछा है उसने। विल इट टेक फॉर ए करंट, विल इट टेक फॉर ए करंट ऑफ 6 एम्पियर टू डिपॉजिटेड 78 ग्राम गोल्ड, और ये डिपॉजिट हो रहा है किस सॉल्यूशन से, AuCl4 सॉल्यूशन से। ठीक है, आगे इसने बोला है यहाँ पर कुछ नहीं, और इसने गिवन कर रखा आपको, ऐसे आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ गोल्ड ये दे रखा है 197 ग्राम। बाकी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको कुछ करना हो। ये 78 ग्राम आपका W दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास मोलर मास दे रखा है। एन फैक्टर आप निकाल सकते हैं AuCl+4 से, AuCl4 से आपका गोल्ड में जा रहा है तो एन फैक्टर 4 आएगा। करंट आपका 6 एम्पियर दे रखा है। टाइम आपसे पूछा है, यहाँ पर टाइम ये निकल के आएगा, सेकंड के निकल के आएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, कौन सा, W = EIT अपॉन के 96500। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। वैसे इसके बेस पर ये तो हम जो यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पर निकाल रहे हैं, ये आपका थ्योरेटिकल है। जो मास निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, कौन सा मास है आपका, ये थ्योरेटिकल मास है। क्योंकि पेन या फिर कॉपी के हेल्प से जो मास निकाला जाता है वो कौन सा होता है आपका, जिसको हम प्रैक्टिकली नहीं ऑब्जर्व करते, वो कौन सा होता है आपका
थ्योरेटिकल मास होता है। हो सकता है कि लेबोरेटरी में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोला मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अभी थोड़ा आपके पास एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, उसमें 0.325 ग्राम आपका क्या आ रहा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा था कॉपर का, जो डिपॉजिट हो रहा था किस पे, कैथोड पर। हो सकता है कि उससे कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ अमाउंट कम यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, तो एक्चुअली हमारा कुछ कम हुआ है, तो उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? एफिशिएंसी फाइंड आउट। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन बाय।